सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और नाज़रीन, बात हुई हो रही है, बार बार ये बात हो रही है कि जी इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। अब तो वो बात भी नहीं क्या कही जा सकती बावजूद सेनेट की करारदादों के कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब दिन ही बहुत कम रह गए। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन का माहौल नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो वाहिद लीडर है जो शहर शहर चप्पा चप्पा सुबह सुबह घूम रहे हैं और वो पुरुमीद भी हैं और बड़ा यकीन भी है, पुरएतमाद भी है। दो तीन चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि जी ये 2 पार्टीज इलेक्शंस हैं और अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो नून लीग को चाहते हैं या पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये भी करते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उनसे उनके राब्ते हैं। अब क्या वजूहात है? दूसरी तरफ PMLN जो कि इलेक्शन कैंपेन चला के ही नहीं दे रही भरपूर तरीके से, शायद वो इस पर तकिया किए हुए है कि हमने आना ही है या बात हो चुकी है। PTI के हालात हमारे और आपके सामने, वो चलाना चाहती हैं लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन रन नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज भी जिस जलसे से खिताब कर रहे थे जरा सुनते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शंस 2 जमातों के मुकाबले में हो रहा है। अगर मुकाबला 2 जमातों के दरमियान में है तो आप सोचे कि आप इन दोनों जमातों में से किस जमात को चाहेंगे। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं। हमने समझा कि सिर्फ वसीम पासमानदा इलाका है, जुनूब पासमानदा इलाका है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूं इलेक्शन लाहौर में, वहां भी पीने का साफ पानी नहीं है। मतलब ये है कि शोबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी नहीं लेकिन कई दफ़ा ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने देना, लेकिन कैसे नहीं बनने देना? क्या पीपल्स पार्टी की इस वक्त ये कैपेसिटी है कि वो सादा अक्सरियत लेके अपनी हुकूमत बना दे? तो सब जवाब है नहीं। तो दूसरा तरीक़ा क्या है? दूसरा तरीक़ा यही है जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी या पीपल्स पार्टी की नज़रें हैं, और वो है आज़ाद उम्मीदवार। उस हवाले से क्या स्ट्रेटजी है? नून लीग ने या दीगर पार्टियों ने मंशूर अभी तक क्यों नहीं पेश किया? नून लीग तक इलेक्शन के मैदान में, इंतखाबी मैदान में क्यों नहीं उस तरीके से उतरी? मुहिम के हवाले से ये तमाम चीज़ें और बहुत कुछ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से इस हवाले से हम बात करेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, लोगों का कहना है, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि चूंकि मुस्लिम लीग नून उस तरह से धूम धड़के के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रही, इसलिए इलेक्शन का जो एक फीवर होता है, जो माहौल बनता है, वो बन ही नहीं रहा। सिवाय ज़रा PTI के अपने मसाइल हैं और सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई और पार्टी उस तरीके से नहीं चला रही। मियाँ साहब ने एक जलसा किया 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद 10 मिनट का खिताब किया, और जो दूसरा एक और जलसा होना था वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। सर, वजह क्या बन रही है? क्या ये यकीन है कि हमने आना ही है तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कैंपेन में? जी बहुत शुक्रिया नादिया। मामला ये है कि माहौल बनाने का काम तो बड़ी हद तक बिलावल साहब ने संभाला हुआ है और वो माहौल बना रहे हैं, शिकार को भी निकले हुए हैं। हमारे लिए मामला जो है वो माहौल बनाने के साथ साथ कुछ काम का भी है। अगर मुमकिन होता उनकी तरह और मियाँ साहब मान जाते तो मैं भी कोई घंटा 1.5 घंटा लगा के कोई 10-12 निकात लिख के उनके हाथ में दे देता जी कि ये आपका मंशूर है। लेकिन ना वो मानने के लिए तैयार हैं, ना मेरा दिल मानता है, ना हमारी जमात इन चीज़ों को तस्लीम करती है। सो हमने मंशूर पे भी काम किया और बड़ी दीदारेज़ी से और अर्करेज़ी से काम किया, जो कर रहे हैं अभी तक, और उसके लिए भी फ़ाइनल मीटिंग 25 को मियाँ साहब ने रखी हुई है। मियाँ साहब एक एक उम्मीदवार से मिले हैं, सैकड़ों उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने आने वाले दिनों की प्लानिंग के लिए तवानाई के मसाइल हैं, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, ताल्लुकात ख़ारजा के इशूज़ हैं। आप यकीन जानना ना दिया कि वो हर रोज़ एक इशू पे एक अच्छी कम्प्रीहेंसिव जामे मीटिंग करते हैं माहिरीन के साथ और नोट्स लेते हैं। ये काम शायद किसी और जमात के लिए ज़रूरी नहीं है जो माहौल बनाना चाहते हैं और माहौल बना रहे हैं। इंशाल्लाह हम माहौल भी बनाएंगे। अगले 1-2 दिनों के अंदर बड़े तहर्रुक के साथ, तसलसल के साथ जलसे भी शुरू हो जाएंगे। अभी जो 1-2 जलसे हुए हैं उनमें आपने देखा है कि लोगों की पजीराई का आलम क्या था और लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले हैं। और हलकों के अंदर हमारे लोग ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वो जलसों पे कम यकीन रखते हैं और अपनी कारकर्दगी को लोगों के पास ले जा रहे हैं। लेकिन हमने एक प्रोग्राम चाक आउट कर लिया है। 25 को हमारी एक हतमी मीटिंग है इस सिलसिले में, और इसके बाद 27 को लॉन्च है हमारे मैनिफेस्टो की। और अभी आप आज से अगर आप गिनेंगे तो 10 दिन और 18 दिन, 15, 18, 20 दिन जो हैं
वो बहुत होते हैं जलसों के लिए। बाकी माहौल का, धूम धड़के का, शिकार का, तीर का, शेर का, ये काम हमने दूसरों पे छोड़ दिया है। जिन पे छोड़ा है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उन दावों पर मैं जरा बाद में आती हूँ। पहले तो मुझे बताइएगा सर कि देखिए जो असल चैलेंज है ना वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, और हाल ही में मियाँ साहब ने मुलाकात भी की है सीनियर इकोनॉमिस्ट से, और कुछ डेफिनेटली डिस्कशन भी हुआ है, जिस तरह आप क्या फरमा भी रहे। अब मामला ये है कि लोग इस पे भी बात ये कर रहे हैं, मैं भी ये सोच रही थी कि 16 माह PMLN के वजीर आजम रहे, फिर जो सबसे अच्छा आपका एक कहते हैं ना कि वो आपका एक जो जंगजू होता है, वो मैदान में आप अपने आखिर में सिपाही को उतारते हैं, जो सबसे तेज या सबसे एक उम्मीद होता है इसाक डार साहब मुल्क की इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो ऐसा क्या है जो पहले ना कर सके वो अब करेंगे? वो कौन सा ऐसा राज है जो 16 माह में नहीं हो सका, डिलीवर नहीं हो सका, और अब कर लेंगे मियाँ साहब? उसकी बुनियादी वजह यह है कि 16 माह जो कश्ती आपको मिली थी वो उसके तख्ते उधड़ चुके थे, उसकी मेखें उतर चुकी थी, वो नाव जो थी वो भंवर के अंदर फंसी हुई थी। बुनियादी काम ये था कि उसको निकाल के किस तरह किसी साहिल की तरफ लेके आएँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि अगर आपका मुल्क दिवालिया हो जाता और डिक्लेयर हो जाता तो आज आपकी, हमारी और हमारे अवाम की ज़िंदगी क्या होती, हमारे तालीमी इदारे कहाँ होते, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ होते, भूख नंग का और अफलास का क्या आलम होता, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि अगर एक लिस्ट बनाई जाए ना तो वो इतने काम हुए हैं उनको भी छोड़ दे। मैं कहता हूँ सिर्फ ये एक काम जो था कि इसको दिवालियापन से रोका उन्होंने, इसमें शाहबाज साहब की एफर्ट थी, उनके कोलीग्स की एफर्ट थी, डार साहब की भी एफर्ट थी। अब ये है कि एक रुझान के तौर पर, एक रौ के तौर पर हम जो मर्जी है कहते चले जाएं। दूसरी बात यह है कि वो PMLN की हुकूमत नहीं थी। अब इंशाअल्लाह अगर अवाम एतमाद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से PMLN की हुकूमत होगी। वो 16 जमातों की हुकूमत थी, उसमें तो एक तबादले के लिए भी नहीं जी एनो ना हटाओ जी, एनो इधर कर दो जी, ये नहीं करना जी, वो नहीं करना जी, वो बड़े मसाइल होते हैं। 16 जमातों की हुकूमत को लेके चलना 16 माह के लिए भी मेरा ख्याल है कि ये शाहबाज साहब को एक तमगा कारकर्दगी देना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। एनी हाउ इंशाल्लाह अब हमारी हुकूमत होगी, हमारे फैसले होंगे, जिस तरह 2013 से 2017 तक मियाँ साहब ने किए हैं। इसी तरह जब हमें इक़्तिदार पूरी तरह मिलेगा, हम अपने फैसले नाफिज कर सकेंगे, अपने इक़दामात कर सकेंगे, बैरूनी दुनिया को यकीन दिला सकेंगे कि हम आ गए हैं, अपने दोस्तों को बता सकेंगे कि अब PMLN की हुकूमत है, CPEC को ज़िंदा करेंगे, रोज़गार के इम्कानात पैदा करेंगे और दहशतगर्दी का इंशाल्लाह जिस तरह पहले खात्मा किया था करेंगे। तवानाई के बुरान पे 2/3 अक्सरियत चाहिए? नहीं, ये कानून साजी के 2/3 नहीं, इसमें नादिया इनमें से किसी काम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं चाहिए। आप देखें CPEC के लिए हमने कोई 2/3 अक्सरियत इस्तेमाल की थी। दहशतगर्दी के चाह रहे हैं आप लोग, मतलब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो बुनियादी हदफ है वो ये है कि अवाम के जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर शदीद महंगाई है, इसके लिए हमें आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर गैस नहीं आ रही है, लोगों के घरों को गैस नहीं मिल रही है। मिसाल के तौर पर बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल भी आ रहे हैं, गैस ना मिलने के बावजूद गैस के बिल मिल रहे हैं। ये बुनियादी इशू है। तालीम के काम हो सकता है, ये सादा, ये कानून साजी के काम भी नहीं है, ये तो आपकी पॉलिटिकल विल के काम सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। एक और बात, ये जो सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, इस्तेकाम पार्टी के साथ क्या मामला तय हुए हैं? क्या अगर सीट एडजस्टमेंट होती है, मेरा ख्याल है 10 से ये 7 के करीब सीट्स की, तो पंजाब में क्या उनके साथ मामला हुए हैं? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं, या जो बातें इधर से हैं, कि जी वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है और उनकी मुतालबा है कि पंजाब की CM-शिप उनको दी जाए, क्योंकि उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं PTI को कमज़ोर करने में और मुस्लिम लीग नून को ताकतवर करने में। देखें, पंजाब की CM के हवाले से, मरकज़ में वज़ारत उज़्मा के हवाले से, वज़ारतों के हवाले से ना हमने किसी से बात की है, ना किसी ने हमसे बात की है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग इन मामलात पे हुई है। ये सारी चीज़ें नादिया जब इलेक्शन हो जाएगा, हर एक पार्टी अपनी कारकर्दगी के हवाले से अपनी सीटें लेके मैदान के अंदर आएगी और हर एक के पलड़े में अपना एक वज़न होगा। उस वज़न के मुताबिक वो बारगेन भी कर सकेगी और अपने मुतालबात मनवा सकेगी या फिर बेहतर कीमत वसूल कर सकेगी। ऐसे नहीं होता है कि आपको पहले से कोई ज़मानतें दे दी जाएं या पहले से कोई गारंटी दी जाएं
और फिर एक चीज़ और भी आपने देखी होगी, मैं खुद भी देख रहा हूँ बड़ी बड़ी कीननेस के साथ, कि आम लोग जो होते हैं, पार्टियों से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, पुराने कारकुन जो होते हैं, वो इस तरह की सीट एडजस्टमेंट जो हो जाती है एक अंडरस्टैंडिंग जमातों के दरमियान, उसको दिल से कबूल नहीं करते। उनका अपना एक रुख होता है, अपना रुझान होता है, अपने लोकल मसाइल होते हैं, लोकल वाबस्तगियाँ होती हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगरचे हमने जहाँ उनके साथ मुफाहमत की है वहाँ अपने बंदे नहीं खड़े किए, नाराज़गियाँ भी मोल ली हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कि वो कितनी कामयाबियाँ लेके आते हैं, हम कितनी कामयाबी लेके आते हैं, ये देखा जाएगा। 8 फरवरी के बाद तय होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो पीपल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना वज़ीर आज़म के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को नामज़द कर दिया है। क्या नून लीग ने अब तक वज़ीर आज़म के लिए और सीएमशिप के लिए विद इन द पार्टी किसी को नामज़द किया है? नादिया, ऐसे है कि बिलावल साहब को मुझे नहीं मालूम कि पार्टी ने नामज़द किया है या नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपने आप को नामज़द ज़रूर कर लिया है। वो ख़ुद हर जगह कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म मुझे बनाएंगे तो मैं ये कर दूँगा। मियाँ साहब ने जब 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म बने हैं, उन्होंने कभी अपने आप को वज़ीर आज़म करार देकर जलसे में नहीं गए, ना ख़ुद को कभी नामज़द किया। अब भी उन्होंने नामज़द नहीं किया हुआ। ये पार्टी का फ़ैसला है कि अगर पार्टी जीतती है और वो हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ये पार्टी का डिसीजन है। मियाँ साहब का डिसीजन है या पंजाब? कोई उसके बारे में अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, ना कोई बात ज़ेर बहस आई है, ना कोई हमारे जो मुफाहमती जमातें हैं उनकी तरफ से कोई मुतालबा आया है, ना जमात के अंदर इस इशू पे कोई बात हुई। क्या वजह है कि सीट एडजस्टमेंट जेयूआई के साथ भी नहीं हो सकी? उनकी डिमांड ज़्यादा थी पंजाब में सीट्स। मुश्किल काम होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सीट एडजस्टमेंट के साथ आप टिकटें तो दे देते हैं या नहीं देते, या अपना बंदा खड़ा कर देते हैं या नहीं कर देते, लेकिन वोट बैंक जो आपका होता है ना, वो कोई पोटली नहीं होता है कि बांध के आप दूसरे को दे देते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो मर्जी के मालिक होते हैं कि जी वो अच्छा जी साडा बंदा नहीं आया, चलो जी असी वोट ही नहीं देना। तो वो ऐसा नहीं है। सीट एडजस्टमेंट हमेशा कामयाब नहीं होती, और इसलिए मेरा ख्याल है मुतालबात भी होते हैं। हम भी करेंगे तो हम कहेंगे जी कि नहीं मौलाना ये सीट में देखे ना हमने इतने ज़्यादा वोट ले लिए थे, आप छोड़ दें। वो कहेंगे मुश्किल काम होता है, लेकिन जहाँ कहीं मुमकिन होगा वो जरूर। जी नाज़िम मुख्तसर साहब, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। सर, पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रही है। क्या ये एक जमहूरी, जहाँ पे अभी वैसे ही मेच्योर डेमोक्रेसी है, उसको बड़ा टाइम लगेगा मेच्योरिटी की तरफ जाने में, आपको लगता है इस तनाजुर में ये मुनासिब फैसला है, उनके हक में सही हुआ है, यही होना चाहिए था? देखिए नादिया, अगर तो मुनासिब फ़ैसला वो होता है जो नज़रिया ज़रूरत के तहत होता है, या ख्वाहिशों के मुताबिक होता है, या हक़ाइक़ के बरअक्स हो जाना चाहिए जी। अगर पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए कोई बात नहीं, माफ़ कर दें उसको निशान दे दें, कानून जाए भाड़ में, कायदा जाए भाड़ में, जमात का पीटीआई का अपना आइन जाए भाड़ में, तो फिर हर फैसला इसी नज़रिए के तहत करना पड़ेगा। दूसरी बात भी है, पीटीआई का मामला इतना सादा नहीं है। जब मैं अपनी आंख से देखता हूँ, या कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी जमहूरियत पर यकीन रखने वाला शख्स देखता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो जमात, जिस जमात के नामाए एमाल के अंदर 9 मई लिखा हुआ हो, वो जमहूरी क्रेडेंशियल्स की हामिल हो सकती है या जमहूरी इस्तेकाक क्लेम कर सकती है। मैं तो नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। अगर हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है और वो लोग जो के इस सारे मंसूबे के मंसूबा साज से जुड़े हुए हैं, और वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन भी लड़ना है और बल्ले पे भी लड़ना है, मैं इसको मेरा जहन या मेरा दिल कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि जी छोड़ दें, दरगुजर कर दें, इनको निशान भी दे दें, इनको लड़ने की इजाज़त भी दे दें, अदालतें भी यही कहती हैं, ठीक है, फिर 9 मई एक नहीं होगा, 10 बार होंगे, आइंदा भी होंगे। सर, 9 मई के हवाले से 2 चीज़ें देखिए। 9 मई की जो हसासियत थी और जो तबाही थी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना, मजम्मत ही मजम्मत है। लेकिन 2 चीज़ें,
9 मई के जो अगर तमाम बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार हैं जिस तरह से कई, मैं नाम इस वक्त नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर वो रो धो के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सियासत से किनारा कशी कर देते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो वो जिम्मेदार नहीं है और आज वो एक आज़ाद शहरी हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो सियासत से किनारा कशी नहीं करते, वो जेल के अंदर है। चले इस बात को भी साइड पे उठा के रख लीजिए। 9 मई हुआ, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 9 मई को 8 माह हो गए हैं। किसी एक को सजा मिली उस अमल की? ये ठीक कह रही हैं। मैं तो ये लिख भी रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि हमें 9 मई को फ्रंट लाइन पे रखते हुए उनके जो कारपरदाज थे, मनसूबा साज थे, हिकमतकार थे, जिन्होंने हमारे दिफाई तनसीबात पे हमले किए, हमारे शौदा की यादगारों की बेहुरमती की, उन्हें कैफरे किरदार तक अब तक पहुँच जाना चाहिए था। नहीं हुआ। हमारे निज़ाम की कोई कोताही है या उन लोगों की कोताही है जिन्हें ये सब कुछ करना चाहिए था? इस बहस में पड़े बगैर 9 मई तो अपनी जगह खड़ा है ना। किसी तहकीक खड़ा है, लेकिन आप जब तक जिम्मेदारों को सजा नहीं देंगे उस तक आप उस जुर्म की संगीनी को कैसे स्टैब्लिश करेंगे? 8 माह हो गए, आपने कहा मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, फिर मिलिट्री कोर्ट्स भी बहाल हो गई, मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस भी चलते रहे। मुझे तो नहीं पता। अब आपने 7 माह के बाद शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की आपने गिरफ्तारी फिर डाल दी। मतलब 7 माह बाद पता चला कि शाह महमूद कुरैशी भी 9 मई के उन पे इल्जामात हैं। 7 माह बाद पता चला कि इमरान खान पे भी 9 मई डालना है। तो सर इस तरह से तो मामला फिर मजाक की और इस तरह से हवा में हो जाएगा। जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं बड़ी हद तक आपकी बात की, आपके सवाल की शिद्दत को और हिद्दत को समझ रहा हूं और मैं तो ये बात कह रहा हूं कि इनके खिलाफ 9 मई को नहीं, 10 मई को सही, 11 मई को सही, इनको कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए था और अब तक इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंच जाना चाहिए था। मेरी मालूमात ये है कि क्यों नहीं हो रहा? सवाल ये क्यों नहीं हो रहा? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मेरी मालूमात ये है कि 103 अफराद जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जिनका होना था, उनका ट्रायल हो चुका है। उनमें से 70 या 80 अफराद ऐसे हैं जिनको सज़ाएं भी तय पा चुकी हैं कि इनका जुर्म साबित हो गया है, इनको ये सज़ाएं होंगी। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि किसी की सज़ा को आपने अनाउंस नहीं करना जब तक हमसे आप इजाज़त नहीं लेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जिस दिन भी ये अलाउ कर देगी जी कि हाँ वो करें या ना करें, उस दिन ये मामला आ जाएगा सामने। लेकिन ये तो है, ये कोई ढकी छुपी पसे पर्दा की साजिश नहीं है। आपने 25 करोड़ लोगों ने देखा है कि कौन थे, किसके हुक्म पे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। ये कोई तहकीक तलब चीज़ ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि इनको जो आप कह रही हैं मैं उसकी बिल्कुल 100% तौसीक कर रहा हूँ। लेकिन आप ये नहीं क्लैरिटी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतना डिले क्यों हुआ है? 8 माह बहुत होते हैं। जी, इसके कुछ असबाब होंगे, शायद पॉलिटिकल असबाब हों या शायद कोई और असबाब हों, मैं उनसे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन अच्छा, इस कार्रवाई को कानून के मुताबिक आगे ना बढ़ाने से कम्प्लिकेशंस बड़ी हैं और वो कम्प्लिकेशंस ही हैं कि आज हम इंतखाबी मैदान के अंदर उन लोगों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं जिन्होंने 9 मई का इर्तिकाब किया था। ये उसका नतीजा निकला है। सर इलेक्शंस अब हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी जिनकी आप बात कर रहे थे ना कि हमने माहौल बनाने के लिए उनको छोड़ा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि मैं चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने नहीं दूंगा। 2 पार्टीज इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हमसे राब्ते में हैं, चाहे वो PTI के हो चाहे वो दीगर हो। तो क्या आपको आगे गेम उलटती हुई दिख तो नहीं रही कहीं? नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म जब बने हैं तो मुझे नहीं मालूम कि 1990 में बिलावल की उम्र क्या थी और उसकी वालदा जो हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ की नहीं रोक सकी थी, नहीं छीन सकी थी। फिर 2 दफ़ा बाद में वज़ीर आज़म बने। आसिफ ज़रदारी साहब पूरी कुव्वत से मौजूद थे, सियासी चालें भी जानते हैं, लेकिन उनके वालिद गिरामी भी उनकी वज़ारत उज़्मा नहीं रोक सके। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब आपके टाइम का, हमसे गुफ्तगू करने का। और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही है। लेकिन असल जो मामला उठा रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं, मैं इस पर लिख भी रहा हूँ कि क्या वजह है कि 9 मई के जो भी इन्वॉल्व थे, जो कसूरवार थे, उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। और अगर ये नहीं हुआ तो आगे सिलसिला जो है वो फिर और किसी तरफ भी जा सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए, उनके लिए पैगाम यही है कि जो काम उनके वालिद ना कर सके, उनकी वालदा ना कर सकी, यानी नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सके,
सकी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे रोक सकेंगे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं नासिर हुसैन शाह साहब और PTI के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जानते हैं कि पीपल्स पार्टी किस बुनियाद पर इतने यकीन से कह रही है कि हम नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और साथ ही जो आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों की बात कर रही है तो PTI की इस हवाले से क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या समझती है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़े प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और सूरत हाल इस वक्त यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाहिद इस वक्त पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि शहर शहर जारी है और सुबह सुबह जारी है और इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से चला रही है। दो इंपॉर्टेंट बातें जो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, एक तो वो ये कि वो ये कह रहे हैं कि चौथी दफ़ा नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। दूसरी वो बात कर रहे हैं कि अब 2 पार्टीज इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी वेलकम बैक टू द 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में। वो कह रहे हैं कि जी आपके पास मुस्लिम लीग नून है और या फिर आपके सामने पीपल्स पार्टी है। अब आपको देखना है कि आया कि आपको PMLN चाहिए या आपको पीपल्स पार्टी चाहिए। इसका मतलब है कि वो PTI को इलेक्शन में कंसीडर ही नहीं कर रहे। उसकी वजूहात क्या है कि सिर्फ ये वजह है कि PTI के को बल्ला उनसे छिन गया है और आज़ाद उम्मीदवार हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जगह ये भी कहते हुए पाए गए कि जी हमारी नज़रें जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों पर है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये तकिया किए हुए हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनको जो पहले एक तारीख रकम हुई थी सिंध हाउस में लोगों को जमा करके तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की, एक दफ़ा फिर जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ जमा करके हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। और हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन किया सेनेटर डॉक्टर मोहम्मद साहब ने, PTI के सीनियर रहनुमा भी हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर ज़रा जो मैंने बात की उस पर आपके कमेंट लूंगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या रहे हैं, शॉर्ट क्लिप पे जरा देखते हैं। इस दफ़ा इलेक्शंस मुल्क भर में हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी बड़ा तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट्स जो कि PTI के सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर काफ़ी इंडिपेंडेंट्स जो खुद इलेक्टेबल्स हो या PTI या नून लीग की तरफ से उनको टिकट्स नहीं दिया गया है, तो वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। हम बिल्कुल बहुत से आज़ाद उम्मीदवारों के साथ राब्ते में हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क भर में जो एंटी मुस्लिम लीग वोट है वो मुस्लिम लीग का अपना वोट से बहुत ही ज़्यादा है, और हमने पाकिस्तान के अवाम के पास जाना है, जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि वो हमारे साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला हम हुकूमत बनाएंगे। जी हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको तो देख रहे हैं ना, आपको ये इशारे और ये ख्वाहिशें और ये उम्मीदें, तो कैसे रोकेंगे अपने आप लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को अपने पास से जाने से नहीं रोक सके, आज़ाद उम्मीदवार को अपने पास से जाने से कैसे रोक सकते हैं अगर वो जीत जाते हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस तरह देखता हूँ कि जो आप जिनके लोगों की बात कर रही है ना कि वो हम उनको रोक नहीं सके, तो मैं ये समझता हूँ अगर मैं डिवाइड करूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो उसके अंदर 2 किस्म के वो थे। एक वो जो शाहीन थे जिनका बसेरा सिर्फ चट्टानों पर होता है, वो किसी शाही गुंबद पर नहीं बैठते। एक वो थे जो कबूतर थे जो चले गए औरों के गुंबद पे जाके बैठ गए। अच्छी बात है, उनको उनका वो मुबारक हो जहाँ वो चले गए हैं। लेकिन जो रह गए हैं ये वो लोग हैं जो कि बिकेंगे नहीं, ये वो लोग हैं। ये मेरा एक रिजॉल्व है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त इनको जो वोट देने जा रहे हैं लोग, जो अवाम जा रही है, ये अवाम उनको उनकी हैसियत के लिहाज से ये अवाम उनको उस शख्स की वजह से दे रही है, इमरान खान, कि जिसका विजन ये था कि इस मुल्क को हम लोग ये जो मौरूसी सियासत है उससे पाक करने जा रहे हैं। ये टाइम आ गया है कि वो मौरूसी सियासत ख़त्म हो जाए। मैं जब इन्होंने कहा ना कि हमारी नज़रें उन पर है, तो मुझे वो नेशनल ज्योग्राफिक्स की वो तस्वीरें या वो पिक्चर याद आती है जिसमें वो लगड़ बगड़ होते हैं, एक ज़ख्मी शेर होता है, वो इसके गिर्द जमा हो जाते हैं, लेकिन वो ज़ख्मी शेर अकेला शेर भी इनके लिए काफ़ी होता है, वो उसको वो आने नहीं देता। और उसमें जब दरमियान में 1-2 शेर और आ जाते हैं ना, तो फिर वो सारे वो लगड़ बगड़ भाग जाते हैं। मेरा ये ख्याल है, और ये याद रखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो हमारे इस वक्त जो पोजीशंस पे आके जो कंटेंडर्स हैं, जो आके लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, ये एक बहुत बड़े क्या कह सकते हैं, एक
बुहरान से निकल के सामने आए हैं और ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। सर देखिए, आप कैसे कह सकते हैं, इसमें बड़े लोग अपॉर्चुनिस्ट भी हैं। बहुत सारे ऐसे वकील हैं, खुद आपके चेयरमैन 2 साल पहले उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की, वो खुद कहते हैं पीटीआई पीपल्स पार्टी को, वो आज भी कैमरे के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है। 2 साल पहले उन्होंने अपनी पार्टी की उनकी एफिलिएशन है, और कितने ही ऐसे जो आपने वकला को टिकट्स दिए हैं, उनकी क्या सर्विसेज है पार्टी के लिए, या उनकी क्या एफिलिएशन है, या उनकी क्या सेक्रीफाइसेस हैं। तो दूसरी बात, जो आपके खुद चेयरमैन अदालतों के बाहर ये कह चुके हैं कि जी जब बल्ले का निशान छिना कि इससे करप्शन बढ़ेगी, तो करप्शन बढ़ने का जो तासुर या इजहार उन्होंने किया, उसकी वजह यही है कि लोगों की एक दफा फिर बोलियां लगेंगी। तो माय पॉइंट इज कि पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की बोलियां लग गई, तो ये तो आजाद उम्मीदवार है। और ना भूलें कि अभी जो इस्तेकाम पार्टी के फयाजुल हसन चौहान साहब हैं, वो एक प्रोग्राम में थे वसीम बदामी के, तो वो ये कह रहे थे कि ये जो कबूलियत और मकबूलियत वाली बात है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन वही आजाद कैंडिडेट जीतेगा जो पहले वादा कर लेगा कि जी वो इलेक्शन के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेगा। तो हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है, बट माय पॉइंट इज कि क्या क्योंकि इस वक्त जो सारी चीजें हो रही है वो एंटी पीएमएलएन हो रही है, एंटी पीएमएलएन वोट पड़ा है। कोई ये उम्मीद चांस कि जी आगे जाके सिर्फ नवाज शरीफ साहब वजीर आजम ना बने, पीपल्स पार्टी और पीटीआई करीब आ जाए, क्या अर्ज है? देखिए इस तरह है, लेट मी, सबसे पहले जो आपने कहा ना कि जैसे फयाजुल हसन चौहान या बाकी लोग कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो ये कह रहे हैं ना कि इस किस्म की बोलियां लगेंगी, वो बेसिकली हर एक आदमी दूसरे को अपने आईने में परखता है। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ ना, मैं अगर मेरे दिल में चोर है तो मैं हर एक को चोर की निगाह से देखूंगा। ठीक है ना, देखिए लगती थी बिल्कुल हमारा माजी है और वेरी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि एक बात याद रखें, ये जो लोग होंगे ना, इनको अवाम नहीं जाने देगी। इनको अगर ये चले गए ना, इनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। अगर ये लोग चले गए ना, इनको अवाम उनके हलकों में नहीं जाने देगी। अगर ये, क्योंकि वो अवाम इनको टिकट नहीं दे रही, वो अवाम इनकी ज़ातों को टिकट नहीं दे रही, वो अवाम उस शख्स को वोट दे रही है, सॉरी टिकट की बात कर रहा हूँ, वोट दे रही है कि जिनके ये कैंडिडेट ये उस शख्स की रिफ्लेक्शन में आ रहे हैं, इनकी अपनी ज़ात के लिहाज से वोट नहीं पड़ रहा। नंबर 2, आप जो कह रही हैं कि एंटी पीएमएलएन वोट है, पीएमएलएन का तो वोट नहीं है, वो तो डायरेक्ट, वो जैसे हमेशा से एक सिलेक्ट होके उनको डाला जाता था, हमेशा से ये क्या है। 1992-93 में वो कैसे आए थे? देख सके नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, आप इजाजत दीजिए जरा मैं उनको भी ले लूं। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े यकीन से और सारी कैंपेन कर रहे हैं कि जी मैं 4थी दफा नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, दूसरी वो बात कर रहे हैं कि जी अब 2 ही पार्टीज हैं, पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है। बल्ले का निशान बहरहाल नहीं है, लेकिन पीटीआई को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? और पीटीआई के बगैर आप कैसे समझते हैं कि आप नवाज शरीफ साहब को वोट या 4थी दफा वजीर आजम नहीं बनने देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए, ये सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं कह रहे, बल्कि नून लीग के अपने ही बहुत सारे जो सियासी रहनुमा हैं, सीनियर लोग, वो भी ये बात कर रहे हैं। हमें बड़ा एहतराम है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन जिस तरह से वो खाइफ ये सब लोग नजर आ रहे हैं इलेक्शन से, और कभी कुछ लोग तो सिक्योरिटी और मौसम का बहाना बनाते हैं, कुछ खुल के इजहार नहीं करते, बल्कि अभी कोई उन्होंने सब इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन ना हो और कोई ना कोई इस तरह का कुछ हो जाए कि इलेक्शन डिले हो जाए, और ये कोशिशें भी की गई। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को हम सलाम पेश करते हैं कि जिनकी वजह से ये हो गया, एक हतमी बात हो गई कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। और आपको तैयारी भी पीपल्स पार्टी की नजर आ रही होगी 4 सूबों में। तो जाहिर है बुनियाद पे चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम तो अवाम के लाडला बनना चाहते हैं, अवाम में जाएंगे, फैसला उन्होंने करना है, लेवलिंग प्लेइंग फील्ड भी हमारी वही। लेकिन आपको ये क्यों लगता है कि पीटीआई मैदान में नहीं है? क्यों ये कहते हैं कि 2 पार्टीज हैं? पीटीआई के कैंडिडेट आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? पार्टी को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने तो, हमारा मुकम्मल तौर पर स्टांस रहा है पीपल्स पार्टी का कि पीटीआई को मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेने दिया जाए, और उनका निशान जो बैट है वो भी बैलेट पेपर पे होना चाहिए। लेकिन
पीटीआई वालों की अपनी जो हरकतें हैं जिनकी वजह से उनको अब जाहिर है बैट नहीं मिला, तो फिर ये सब आजाद उस पे लड़ रहे हैं इलेक्शन मुख्तलिफ सिंबल्स पे, तो जाहिर है एक वो पूरा एक पार्टी तो नहीं है ना। दूसरी एक और बात भी है कि पीटीआई की मकबूलियत सोशल मीडिया और दीगर चीजें अपनी जगह पे, लेकिन आपके इल्म में है कि 2018 में इनको किस तरह लाया गया था, किस तरह आरटीएस के जरिए या दीगर चीजें, और बाद में इलेक्शन में मियां साहब को नाअहल करार दे दिया गया बेटे से तनख्वाह न लेने की बुनियाद पर। हमारे बहुत सारे रहनुमाओं को भी नाअहल करार दे दिया गया था। जेलों में बंद थे, कुछ बाहर थे, बहुत शाह साहब एक सेकंड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाह साहब एक सेकंड, हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं। सर ये जो 2018 जो अभी टैग न्यून लीग पे लग रहा है ना लाडले का, ये आप पे 2018 में लग चुका है, जिसका भी पीपल्स पार्टी जिक्र कर रही है, ये कैसे हटाएंगे? देखिए इस तरह है कि अगर कोई अपनी दिल की तसल्ली को ये कहना चाहता है कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था, तो मेरी नज़र में अगर आप मुझे देखें, फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना था तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी से क्यों नहीं आई? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजॉरिटी से क्यों नहीं आई? इसलिए कि बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हो चुका था ना नून लीग को नहीं, देखिए ये बात नहीं होती, ये बात नहीं होती। मैं बताता हूँ, जब हम देखते हैं और डायसेक्ट करते हैं कि जब आरटीएस बैठा था तो हम डायसेक्ट करते हैं कि जहाँ जहाँ बैठा था क्या उस जगह के बाद जो लोग हार रहे थे वो जीते हैं या जो जीत रहे थे वो हारे हैं। तो वहाँ पे मैं 2-3 के मिसाल देता हूँ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ साहब। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ख़ुद भी कहा हुआ है कि मैं बाजवा साहब को वो उनकी बात हो गई थी सारा थी। तो देखिए असल में ये आरटीएस इसलिए बैठा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंपल मेजॉरिटी लेकर आ रही थी उनके पर काटने थे, ताकि कट टू साइज, ताकि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट जाए, और वही बैलेंस ऑफ पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हटाई है। इनको पता था कि इसके ऊपर हम करप्शन के केसेस डाल नहीं सकेंगे, तो ये असल मसला ये हुआ था। जी क्या कहते हैं आप? वो तो कहते हैं हमें कट टू साइज करने के लिए आरटीएस बिठाया था, हमारी तो इससे कई ज्यादा सीटें आ रही थी। देखें मेमन साहब मेरे लिए बड़े मोहतरम है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये तो सारी दुनिया जानती है कि आरटीएस ने क्या किया, किस तरह रिजल्ट हुए और किस तरह पीटीआई को जितवाया गया। उसके बावजूद जो मैं पहले आपसे कह रहा था कि मियां साहब को आउट किया गया, हमें पीपुल्स पार्टी को बहुत ज्यादा प्रेशर किया गया, उसके बावजूद ये नहीं जीत सके। और जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो इनकी पंजाब में भी मेजॉरिटी नहीं थी, वहां पे फिर दूसरे धड़े, वो जहांगीर तरीन का जहाज और बहुत सारे हीले करके इनको लाया गया। मैं आरटीएस की सिर्फ एक मिसाल दूंगा आपको। कराची में जो इलेक्शन था जिसमें फैसल वाडा साहब जीते थे पता नहीं कितने हजार वोट लेके, जब बाय इलेक्शन हुआ तो 6ठे नंबर पे आई थी पीटीआई। ये एक फैक्ट है, ऑन रिकॉर्ड है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए शाह साहब, जाने से पहले साहब ना करें। अच्छा ना करें। एक बात, क्या आजाद उम्मीदवारों पे आपकी नजरें हैं? आप लोग उनसे राब्ते में हैं जो पीटीआई के टिकट पे जीतेंगे, भले आजाद सही? ये अब मैं बताऊं, ये अभी से पता नहीं क्यों मीडिया पे इस तरह की बातें आ रही हैं। आजाद जरदारी साहब ने कहा है जी, देखें आजाद उम्मीदवार पीटीआई के वो कैंडिडेट हैं जिनको उन्होंने उनसे हलफ ले रहे हैं, ठीक है, उन पर हमारी क्यों नजरें होंगी? मैं ये वो बात कर रहे हैं। सुन ले, एक मिनट। असल बात यह है कि स्प्लिट मैंडेट आएगा, मुख्तलिफ पार्टियों के पास मुख्तलिफ, जिस तरह के आजाद हैं, दीगर हैं, पीटीआई के अलावा भी तो आजाद लोग लड़ रहे हैं ना, तो उन सब को जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा सूट करती है, इसलिए इंशाल्लाह अगला वजीर आजम बिलावल साहब होगा। चलें ठीक है, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया। और एक और मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और बड़ी दिलचस्प बात की है, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त सूरत हाल हम बड़ी मुख्तलिफ देख रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जितने भी तज्जिए कर लें, जितने भी अंदाजे लगा लें, जितने भी सर्वे कर लें, इलेक्शन रिजल्ट असल में तय करेंगे कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हालात जिस तरह से बना दिए गए हैं, ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन इस मुतनाज़ा इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आते हैं वो किस तरीके से काबिल कबूल होंगे, और कुछ चीज़ें हमें बड़े जो इलेक्शन के मामलात हैं उसके एक्सपर्ट हैं सरवर बारी साहब, वो एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अलमिया ये है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन इलेक्शन का माहौल नहीं बन पा रहा। उसकी क्या वजूहत हैं? कई वजूहत हैं, जिनमें सर फहरिस्त तो ये है कि PTI के पास जो है वो ना सिर्फ ये कि बल्ले का निशान नहीं है, बल्कि गैर एलानिया तौर पर उन पे जलसों पे और कॉर्नर्स मीटिंग पे और रैलियों पर उन पर पाबंदी है। दूसरी तरफ जो उन पे पकड़ दकड़ ये वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, या उनकी वफादारियां तब्दील कराने के प्रेशर्स। दूसरा रीज़न ये है कि PMLN भी इस तरह से मैदान में नहीं उतरी। उसकी क्या वजह है वो भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस करी है। आज के इरफान सिद्दीकी साहब उस हवाले से बता भी रहे थे, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन का वो माहौल नहीं बन पा रहा। पीपल्स पार्टी बेशक मैदान में है और वो PMLN को ललकार रही है, लेकिन उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर है PTI की तरफ जो दिख रहा है। क्या वजूहात हैं वो एक अलग कहानी है, मगर ऐसे इलेक्शंस क्या मुतनाज़ा हो गए हैं या इसमें कोई शक है कि ये मुतनाज़ा इलेक्शंस होंगे? और अगर ऐसे इलेक्शंस होंगे तो फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उनके रिजल्ट्स कौन तस्लीम करेगा? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर हेड सरवर बारी साहब, जो कि इलेक्टोरल मामलात के काफ़ी एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब। वालेकुम सलाम जी। सरवर बारी साहब, मुझे वन लाइनर दीजिएगा, क्या ये इलेक्शन मुतनाज़े हैं या गैर मुतनाज़े हैं होने वाले? देखिए, आपने मुझे महदूद कर दिया, लेकिन मैं फिर यही कह सकता हूँ कि ये तो पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन है। इस तारीख के सबसे ज़्यादा। चलें, अब मैं आपको एक थोड़ा सा लामहदूद टाइम दे देती हूँ। सर 2008 के इलेक्शन जो मैंने कम अज़ कम कवर किए, मैं तब से आती हूँ। हम 70 की बात करते हैं कि काफ़ी हद तक बेहतर हुए थे, उसका नतीजा हमने भुगत लिया था। शायद इसलिए हम डरे हुए हैं कि अब हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं कराने। तो वो क्या कुछ मिसालें होती है, खैर छोड़ें। तो 2008, 2013, 2018 और अब 2024, और आप ये कह रहे हैं कि ये मुतनाज़े तरीन इलेक्शन है। क्या फ़र्क है इन इलेक्शन में, जो कि हर इलेक्शन इस इम्प्रेशन के साथ होता है कि अगली हुकूमत इसकी होगी, इसको इतनी सीट्स देनी है, बड़ी कैलकुलेटेड होती है, तो इसको आप किन वजूहात की बुना पर कह रहे हैं कि सबसे मुतनाज़े इलेक्शंस? देखिए, उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि पहले जो है पिछले कोई ये पाकिस्तान में दावा नहीं कर सकता कि कोई इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि कोई शख्स है वो उसको या वो सेहतमंद है या वो सेहतमंद नहीं है, तो हमारे इसी तरह तमाम इलेक्शन जो है ना वो गैर सेहतमंदाना थे, यानी कि मुतनाज़ा थे। लेकिन स्कोप और डिग्री और स्केल के लिहाज से हम देखें तो ऐसे ही है, एक मरीज को 99 पर बुखार है और दूसरे को 105 है और वो उतर नहीं रहा। तो जब से ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई है और उससे पहले जो PDM की गवर्नमेंट थी, हम देख रहे हैं मुसलसल एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। और ये पहले भी है, पिछले इलेक्शन में भी ये होता रहा है, लेकिन इस लेवल पर कभी नहीं हुआ था। इतनी बड़ी तादाद में किसी पार्टी को जिसको इक़्तिदार से हटाया गया था, इस बड़े स्केल पर उनके कारकुनों की, उनकी लीडरों की गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। मसलन PMLN की हुकूमत थी 2017 में, तो नवाज शरीफ साहब को अदालत ने निकाल दिया, लेकिन PMLN की हुकूमत चलती रही। 2017 में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया, लेकिन उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आज़म बन जाते हैं। इसी तरह 2008 में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो गिलानी साहब को चीफ जस्टिस साहब ने निकाल दिया, लेकिन पार्टी जो है वो बरसतदार वही रही है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि जो पकड़ दकड़ है, आज भी अगर आप देखें आपकी अखबार डॉन में, अगर आप बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे इजला में जो पकड़ धकड़ हो रही है, कैंडिडेट बाहर निकलते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है। लाहौर में जो वो बैनर और पोस्टर लगाते हैं उतार के ले जाते हैं लोग, और लोगों पर मुकदमे बनाए जा रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। और इसी तरह आप देख लें, निशान जो है, जो सिंबल है इलेक्शन का, जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए तो सिंबल के जरिए ही वो अपनी पार्टी को शनाख्त कर सकते हैं। तो करोड़ों लोगों को महरूम कर दिया गया है कि अपनी पसंद के। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। सर अब मुझे बताएं कि ऐसे इलेक्शन जिनका पूरा आपने एक समअप भी किया, अब ऐसे इलेक्शन के नताइज कैसे तस्लीम होंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, मुझे ये बयान करते हुए भी दुख होता है कि मैं ये कहूँ कि इसके इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो कबूल नहीं किए जाएंगे। ज़ाहिर है, जब कबूल नहीं किए जाते तो क्यास होता है, इंस्टेबिलिटी आती है, और उस इंस्टेबिलिटी से सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले वो आम लोग हैं, गरीब लोग होते हैं। तो
एक तो मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पर अभी तो इलेक्शन के बहुत सारे मराहल और बाकी रहते हैं, कैंपेन के मराहल हैं, उसके बाद वोटिंग के मराहल होंगे, फिर उसके बाद काउंटिंग होनी है, फिर इलेक्शन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी। तो अगर हर स्टेज पर यही तरीका अख्तियार किया जाता रहा तो जाहिर है एक पार्टी जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी समझी जाती है और उसके लाखों की तादाद में उनके जो कारकुन हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके साथ ये सलूक किया जाएगा तो उसका रद्द अमल तो आएगा, क्योंकि रद्द अमल कहते हैं कि अच्छा, जो मजे की रिएक्शन बात है ये वो कि बराबर होता है। जी बिल्कुल, और इंटरनेशनल मीडिया ये सवाल उठा रहा है। क्रिस्टीना लैम बड़ी साफ़ी है, उनकी एक ट्वीट थी, उन्होंने कहा कि अगर काकर साहब को उन्होंने कहा था कि अगर आप समझते हैं कि बड़ी जमहूरियत है और सारा कुछ बड़ा साफ और शफाफ हो रहा है तो हम जैसे लोगों को पाकिस्तान आके ऑब्जर्व क्यों नहीं करने दिए जा रहे इलेक्शन, उनके वीज़े क्यों नहीं मिल रहे। बट अपार्ट ऑफ दैट दो ज़रा थोड़े से कानूनी सवाल है, वो ये कि जो नेशनल के असेंबली के स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, वो अभी भी स्पीकर हैं जब तक दूसरी असेंबली फॉर्म नहीं हो जाती और फाल नहीं हो जाती। वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं? नहीं, इलेक्शन तो वो कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, उस पे तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। अब एक और बात सर रब्बारी साहब, ठीक है, बिल्कुल एक और बात। जब ये हुआ कि पीटीआई नजरियाती के टिकट्स के प्लेटफॉर्म से टिकट जमा कराएं पीटीआई वाले, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि किसी और पार्टी के मेंबर्स जो हैं वो किसी और पार्टी के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, टिकट जमा नहीं करा सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट से, वो कर सकते हैं? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि अगर तो बहुत बारीक बीनी में जाएं तो बल्ले को छीनने का फैसला भी मुतनाज़े है। पाकिस्तान में बहुत माहरीन कह रहे हैं कि वो गलत फैसला है। तो देखिए, ये तो बहुत बारीक चीजें हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आप कह सकते हैं। नहीं, मैं बारीक चीजों की बात नहीं करी ना। जब ये हुआ कि पीटीआई नजरियाती से टिकट जमा कराए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं करा सकते। आप जो है पार्टियां, ये लिखा हुआ है कानून में, इलेक्शन एक्ट 2017 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर 2 जमातें या 3 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो वो एक सिंबल के तहत इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो इसलिए कोई ऐसी बहुत कैटेगोरिकल पाबंदी नहीं है। अगर आप अलायंस करते हैं, जैसे पीडीएम ने अलायंस किया था या एमएमए ने अलायंस किया था, तो वो एक सिंबल पर इलेक्शन लड़े थे। तो अगर इस तरह की उनकी अरेंजमेंट है पीपीपी और 3P और 4P की, तो जाहिर है बिलावल साहब इलेक्शन कमीशन का वो फैसला गलत था जी। वो इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था जिन्होंने कहा कि जी किसी और पार्टी के जो टिकट होल्डर्स है या मेंबर्स हैं वो किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से टिकट इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। दैट वाज रॉन्ग। देखिए, लॉ में लिखा हुआ है कि जो अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और वो बुनियादी तौर पर वो किसी भी पार्टी के साथ जाके अलायंस कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत था। और वो हमें नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन आज से नहीं है, जब से इनके डस्का के इलेक्शन से लेकर अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उसमें वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्टीजन है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये आपका अखबार भी कह रहा है, आप और दुनिया के और भी बहुत सारे अखबार कह रहे हैं, बहुत सारे एंकर्स ये कह रहे हैं, बहुत सारे जो लिखने वाले ये कह रहे हैं। तो HRCP ये कह रहे हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपके अखबार के 2-3 एडिटोरियल मैंने देखे हैं जिसमें वो लिखते हैं कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है। जब वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन मुतनाज़े हैं, क्योंकि एक पार्टी को आपने कॉर्नर कर दिया है, उसको बांध के रख दिया है और आप बाकियों को कह रहे हैं आप कंपेन चलाएं। आप शहरों में जाके देखिए, पिंडी में जाए, लाहौर में जाए, आपको पीटीआई का कोई बैनर नजर नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर इलेक्शन ना हुए ना जी, सिलेक्शन है। अच्छा, तो फिर ये जो अव्वलीन जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की इलेक्शन कमीशन की है, तो ये सारी कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन तक जा भी रही हैं। इलेक्शन कमीशन इस पे क्यों सोया हुआ है आपकी नजर में? ये देखिए, बहुत ही मुश्किल सवाल आप कर रही हैं, क्योंकि मामला ये है कि पाकिस्तान में ये तो रहा है, जैसे आपको मालूम है 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहब जीती तो 90 में उनको निकाल दिया गया और फिर नए इलेक्शन कराए गए।
इसलिए थोड़ी इलेक्शन दोबारा कराया गया था कि वो बेनजीर फिर इलेक्शन जीत के आ जाए। इसलिए तो निकाला था कि वो नहीं आएगी, हमें पसंद नहीं है। फिर नवाज शरीफ को निकाल के फिर बेनजीर भुट्टो को लेके तो नवाज शरीफ को दोबारा को नहीं आने दिया। तो ये तो रहा है, लेकिन जो लेवल है, जो स्केल है अब, और जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, जो गैर आईनी, गैर तरीके इंसानी हकूक, सिविल लिबर्टीज इस वक्त पर जो कदगन है वो पहले नहीं थी कभी। बात हुई ना, जितना बड़ा दुश्मन होगा उसको मारने के लिए उतने ही हथियारों का, उतनी कुव्वत का इस्तेमाल होगा। थैंक यू वेरी मच सरवर बारी साहब। और बात यही है कि अगर जो इस तरीक़ेकार चल रहा है, ना इलेक्शन का माहौल है, ना किसी पार्टी का मंशूर अब तक सामने आया है, ना उस तरीके से कोई इलेक्शन कैंपेन रन हो रही है, जो कर रहे हैं उनका वो उस पंजाब में वोट बैंक नहीं है, जिनका है उनको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अब ये सारी चीज़ें जब मल्टीपल चीज़ें सामने आती हैं तो फिर एक ही बात होती है कि ये इलेक्शन गैर मुतनाज़ा नहीं रहे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, होने दें, इलेक्शन सामने आ जाएंगे। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।